हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं BHU LLB के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इस सीरीज़ में 2010 का। जी हाँ, आप सभी को काफ़ी बेसब्री से इंतजार था। 2010 का मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था, कई लोग कह रहे थे सर 2010 का पेपर कराइए, 2010 का पेपर कराइए। एक्चुअली 2010 का पेपर सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि कुछ इसके जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी कन्फ्यूजनस थे। तो कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले भाई देखो, चैनल पर नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। क्योंकि हम आपको इसी प्रकार के वीडियोस आपको समय समय पर हम देते रहेंगे, लाते रहेंगे। तो बिना कुछ देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हम बात किसकी कर रहे हैं, BHU LLB 2010 के सेट नंबर 1 की। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न यह कहता है कि सिंधु सभ्यता के वाणिज्य केंद्रों तथा मेसोपोटामिया के बीच व्यापार का मुख्य बंदर क्या था। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 लगा लीजिएगा, ठीक। वह सही होगा क्या, तो वह बहरीन था। कौन सा द्वीप था, बहरीन था मुख्य बंदरगाह मेसोपोटामिया व सिंधु घाटी सभ्यता के मध्य। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, आंशिक रूप से गद्य में लिखा गया वेद कौन सा है, तो वह यजुर्वेद है, जो आंशिक रूप से गद्य में भी लिखा है और पद्य में, दोनों में है। ऑप्शन नंबर उसका 3 लगा लीजिएगा, ठीक, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि समाज के 4 भागों में वर्गीकरण का उल्लेख मुख्यतः कहाँ किया गया, तो यह ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया। कभी कभी पूछ देता है किस मंडल में किया गया है, तो वहाँ आपका उत्तर हुआ क्या, 10वां मंडल। तो ऑप्शन नंबर जिसका सही होगा वह ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न या श्रेष्ठ अंशों में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 ईश्वर में विश्वास, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अगले तरफ प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वह कहता है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में मुगलों के विरुद्ध अफगान सेनाओं का नेतृत्व करने वाला हिंदू सेनाध्यक्ष हेमू जो था वह किसका सेनाध्यक्ष था। हेमू की बात कर रहा हूँ, किसके राजा का सेनाध्यक्ष था, तो उस राजा का नाम पूछ रहा है, वह थे मोहम्मद आदिल शाह। कौन थे, मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 कहता है कि तानसेन का मूल नाम क्या था, तो तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। क्या था, रामतनु पांडे, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, यदि आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सुन के और आंसर याद कर सकते हैं, या लिख कर भी याद कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 कि ड्रेन सिद्धांत का प्रतिपादक की बात की गई है, सिंपल या फिर जिसके द्वारा अन्य बातों के साथ ही भारत में संपत्ति के इंग्लैंड चले जाने का रहस्योद्घाटन हुआ था, वह कौन थे व्यक्ति, वह थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 3। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया भी था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न कहता है कि शिक्षा की निम्नलिखित आयोग या समितियों में से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के राजकीय आज्ञा पत्र के रूप में जाना जाता है, तो वह ऑप्शन नंबर जो सही होगा वुड्स डिस्पैच, जो कि 1854 में आया था डलहौजी के शासनकाल में। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, वुड्स डिस्पैच, जो कि डलहौजी के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न कहता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत भारत के किस गवर्नर जनरल के समय की गई थी, तो यह की गई थी डलहौजी के समय। सभी जानते होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। और 10वां प्रश्न कहता है हमारा क्या कि आर्य समाजियों ने निम्नलिखित में से किसमें अपनी गहरी जड़ें जमा ली थी, तो वह कौन से ऑप्शन था, व्यावसायिक समुदाय या फिर ट्रेडिंग कम्युनिटी में, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न क्या कहता है कि संविधान की प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे, तो कुल 7 सदस्य थे, उनमें से 4 ऑप्शन दिया है, उसमें तीनों का, उसमें एक नहीं, वो सरदार पटेल उसमें सदस्य नहीं थे। कौन नहीं थे, सरदार पटेल। अब हम ये बताइए कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं कि भारत के संविधान के विषय में हम यह कह सकते हैं कि यह कठोर की अपेक्षा अधिक नमनीय है, ऑप्शन नंबर 3 सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 कहता है कि हम भारत के नागरिकों ने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतांत्रिक राष्ट्र बनाने एवं सभी नागरिकों को सुरक्षित करने का दृढ़ संकल्प लिया है,
इस कथन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि देखिए यह बातें प्रियम्बल की बात की जा रही है यहाँ पर, इस बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि संप्रभुता भारत की जनता पर निर्भर करती। कहाँ पर? भारत की जनता पर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि द टेरिटोरियल एक्सटेंस ऑफ इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर प्रिस्क्राइब इन द, मतलब क्या है क्वेश्चन का कि भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय सीमाओं का उल्लेख कहाँ किया गया? तो प्रथम अनुसूची में किया गया, फर्स्ट शेड्यूल में किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न कहता है कि मूलभूत अधिकारों के स्थगन का अधिकार किसके पास है? मतलब द empowered टू सस्पेंड द ऑपरेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स वो किसके पास है? प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? 16 कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल के दौरान भी किस मूलभूत अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता? तो दैहिक एवं प्राण एवं स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 21 में डिफाइन है, इसे क्या कह सकता है? हटा नहीं सकता। ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17 के चलते हैं कि मूलभूत अधिकारों को किसकी मान्यता प्राप्त है? तो वह मान्यता प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18 क्या कहता है कि हबीज कार्पस से क्या मतलब है? बंदी प्रत्यक्षीकरण से क्या अभिप्राय है? 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा। इसमें हबीज कार्पस की बात की गई, बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो मतलब होता है कि पुलिस अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से रखे गए किसी व्यक्ति को मुक्त कराने का न्यायालय का आदेश है क्या? हबीज कार्पस। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा किसके विरुद्ध प्रतिषेध रीट जारी किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 न्यायिक या अर्ध न्यायिक अधिकारी, मतलब जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? प्रोहिबिशन या फिर प्रतिषेध का रीट जारी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है क्या कि संविधान के अनुच्छेद 51A में मूलभूत कर्तव्यों की सूची में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो उसे सम्मिलित नहीं किया गया पंथ निरपेक्षता को या फिर सेकुलरिज्म को। सेकुलरिज्म की बात कहाँ की गई है? हमारे प्रियम्बल में की गई। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 21वां प्रश्न कहता है हमारा क्या कि निम्नलिखित में से वे कौन से निर्देशात्मक सिद्धांतों की प्रकृति का वर्णन करते हैं? तो वो कौन से पॉजिटिव मैनर हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं या जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है किस नेचर के हैं? पॉजिटिव मैनर के हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा 1 सही होगा। क्या कि ये वे कुछ कार्यों करने का सकारात्मक निर्देश देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। 22वां क्या कहता है हमारा प्रश्न? किस निर्देशात्मक सिद्धांतों में संविधान किस विषय में मौन है? तो वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल में किसकी बात नहीं की गई है? वयस्क शिक्षा की बात नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर 4, जबकि 6 से 14 वर्ष की शिक्षा की बात की गई बच्चों के, लेकिन वयस्क शिक्षा की बात नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। निर्देशात्मक सिद्धांतों में किसको सुनिश्चित करने के लिए एक समान सिविल संहिता की सिफारिश की गई? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, किसके लिए लाई गया? तो यह जो था नेशनल इंटीग्रेशन या फिर राष्ट्रीय अखंडता के लिए इस सिद्धांत को लाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 24 तब चलते हैं। 24वां प्रश्न कहता है हमारा क्या कि संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष पूछा। तो संवैधानिक अध्यक्ष मतलब डी ज़्यूरे कौन होगा? तो वह होगा कौन? राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन नंबर 1। यदि बात कर दे वास्तविक तो हो जाएगा प्रधानमंत्री या डिफैक्टो हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। यह क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है क्या कि राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के समाप्त होने के पूर्व उनके कार्यकाल से किसकी सिफारिश पर हटाया जा सकता है? तो वह किसकी सिफारिश पर? संसद के दोनों सदनों में महाभियोग लिया कर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 26वां प्रश्न कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है? कि वह दिया है कि संसद के दोनों सदनों एवं राज्य परिषद के निर्वाचित सदस्यों से गठित निर्वाचित मंडलों द्वारा। बिल्कुल सही। अगला हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 तरफ चलते हैं। 27वां प्रश्न क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति क्या है? यह राज्यसभा के एक सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 तरफ चलते हैं। 28वां प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के एक सदस्य को कार्य मुक्त कर सकता है कब? तो वह मुक्त कर सकता है कब? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 तरफ चलते हैं। 29 कहता है कि हमारी संसदीय पद्धति किस पर आधारित है? तो हमारी संसदीय पद्धति आधारित है किसमें? सार्वभौम वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल एड फ्रेंचाइज पर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि सरकार पर होने वाले व्यय पर नियंत्रण का एकमात्र दायित्व किस पर होता है? तो वह दायित्व होता है किस पर? संसद या पार्लियामेंट के ऊपर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 कहता है कि संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता संबंधी विवादों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? वह किया जाता है किसके द्वारा? वह करेगा कौन? लोकसभा का स्पीकर करेगा। कि कौन किस राय लोकसभा का स्पीकर करेगा? कब? निर्वाचन आयोग की राय पर संबद्ध। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? जब उनके बीच में सहमति नहीं होगी तब होगी। क्वेश्चन नंबर 35 का 2। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। 36वां प्रश्न, सॉरी क्वेश्चन नंबर 31 के बाद ये 32 था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। 33 क्या कहता है कि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं कितने वर्षों के लिए? तो वह कितने वर्ष के लिए किए जाएंगे? 6 वर्ष के लिए। जबकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि वह एक स्थायी सदन है, उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि राज्यपाल का औसत कार्यकाल कितना होता है? तो औसत कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? 35 कहता है कि भारत में न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू जो है वह किसके पास है? वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? 36 कहता है कि भारत के उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र को कम करने अथवा बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो वह अधिकार किसके पास है? उच्च न्यायालय का कि न्याय क्षेत्र को कम करने अथवा बढ़ाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 36 का 37 का क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन कि भारत में संविधान ने क्या किया है? केंद्र तथा राज्यों के मध्य 3 सूचियों में बांटा है। सही बात, बिल्कुल 3 सूचियों में बांटा है। कौन कौन सी? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 तक चलते हैं। 38 प्रश्न क्या कहता है कि संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं कहाँ पर? केवल जनता द्वारा, राज्य विधायिका द्वारा। लास्ट का ऑप्शन सही होगा, केवल संसद द्वारा। केवल संसद द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 तक चलते हैं। 29वां प्रश्न कहता है कि पंचायती राज संस्थानों की कोष की प्राप्ति मुख्यतः कहाँ से होती है? तो वह प्राप्त होता है लोकल टैक्स या स्थानीय करों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। और आज का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, यह क्या कहता है? तो यह प्रश्न कहता है क्या कि यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना? 6 वर्ष, जब तक कि उनकी आयु 65 वर्ष न की जाए। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो हमने 2010 के पेपर के पहले एपिसोड में सेट नंबर 1 में कुल 40 प्रश्नों को कर लिया है। इन 40 प्रश्नों के बाद हम अगले वीडियो में अन्य प्रश्नों को भी करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा या कोई क्वेरी, कोई सजेशन तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।